और उसके बाद के कालखंड में जरा विचार कीजिए, उत्तर रामचरितम पढ़ते होंगे, रामचंद्र जी जब बोलेंगे तब तो संस्कृत बोलेंगे, लेकिन प्रतिहारी जब बोलेगा तब तो प्राकृत बोलेगा। सीता जब बात करेंगी तब प्राकृत के साथ कुछ अपभ्रंश की भी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि उस समय भी ये भाषा जीवित नहीं रह गई, पढ़े लिखों की भाषा हो गई। और पढ़े लिखों के प्रति आग्रह ज्यादा मत रखिए। अभी मैं भरद्वाज जी से बात कर रहा था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग औरंगजेब बनते हैं और कम पढ़े लिखे लोग कई बार अकबर बन जाते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा जिन्ना बन जाता है और कम पढ़ा लिखा खुदाई खान अब्दुल गफ्फार खान दिखता है। प्रदेश के संयोजक हैं, उनका नाम है कृष्ण गोपाल। मैं जो बात करने जा रहा था उसमें वो एक मिथ की तरह से निकल आए, एक मिथोलॉजी की तरह। कृष्ण के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन जब वो गोपाल होते हैं तब तो ब्रज भाषा में बात करते हैं, वो अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कृष्ण बच्चे ही वो गीता की बातें करने लगते हैं, और दोनों चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। आचार्य महोदय बता रहे कि यहाँ संस्कृत को पढ़ाया जाता है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है, ये उपलब्धि है, लेकिन ये सीमा भी है। संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाने के लिए या वो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी ना अब्राहम लिंकन ने, और तो नहीं हो रहे आप लोग। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो संस्कृत के लिए और संस्कृत के द्वारा ही। मैं अगर मेरी बच्ची या मेरी संतान बड़ी हो तो मैं इंग्लिश मीडियम में भेज के करवानी कोशिश करूं। एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच की ये जो दूरी है इसको खत्म करना होगा। एक प्रसिद्ध विद्वान आया था भारत में, विलियम जोन्स। उसके पहले भी कुछ पुर्तगाली थे जिन्होंने जब भारत की भाषाओं को पढ़ने की कोशिश की थी तो उन्होंने पाया कुछ अप्रत्याशित समानताएं दिख रही थी वहां पर। उन समानताओं की शिनाख्त करते करते वो पहुंचा कि एक कोई भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत था जो यूरोपीय भाषाओं से मिलता जुलता था। उसने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सिद्धांत किया। आप भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं किताबों में पढ़ा रखा होगा। आज अंग्रेजी में फादर कहते हैं तो संस्कृत में पितर और फारसी में पितर। संस्कृत में भ्रातर कहते हैं तो अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं और फारसी में बिरादर। अंग्रेजी में डॉक्टर कहते हैं तो संस्कृत में सुपितर और फारसी में दोस्तर। अंग्रेजी में अगर मदर कहते हैं तो संस्कृत में मातर और फारसी में मादर। शरीर के जितने अंग हैं, ये रिश्ते नाते हैं, इन सभी में मिलता जुलता अंतर दिखाई देगा। हमारी नासा है वहां नोज बन जाती है, दांत है वहां डेंट बन जाते हैं, तरु है वो ट्री बन जाता है, उससे हजारों शब्दों की श्रृंखला है। जब तक ग्रीक और लैटिन काल चला, कोई 2500 साल पहले तक दोनों जुड़वा थी, काफी मिलते जुलते शब्द हैं। जिंदावस्था के समय भी, जिंदावस्था में अरबी भाषा काफी कुछ घुल मिल गई, लेकिन फारसी जब तक थी तब तक संस्कृत के काफी करीब थी। लेकिन फिर परिवर्तन दोनों ओर हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी हिंदी उसकी संतान है और अंग्रेजी नहीं है, फिर अंग्रेजी वालों को दूर रखना गलत होगा। आप एक भाषा सीख के जाएंगे, और अभी बड़े गर्व से बताते हैं कि अब तो अंग्रेज भी सीखने आते हैं। अंग्रेज सीखने आते हैं तो अंग्रेजी भी जानते हैं और संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो आप भी संस्कृत के साथ जिस दिन अंग्रेजी सीखने लगेंगे उस दिन अंग्रेजों तक वो अपने आप पहुंच जाएंगे। आप तो अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको कितने लोग पढ़ रहे हैं इस बात में अगर खुशी है तो इस बात में भी खुशी तभी होगी जब आप कितने लोगों को पढ़ रहे हैं। ये कूप मंडूकता, ये अपनी सीमाएं तय करना हमेशा घातक होता है और वो आप ही घातक। संस्कृत
के कई संकट रहे होंगे। उनमें सबसे पहला संकट शुरू हुआ होगा व्याकरण के बाद से 8वीं सदी में देवनागरी लिपि आई। ये पाली प्राकृत भाषाओं के लिए थी और ब्राह्मी से एकाएक संस्कृत ने देवनागरी को अपना लिया। सरलता थी, दोनों लोगों को पढ़ने में आसानी रही होगी, लेकिन वो उसके लिए सुटेबल नहीं थी। जब भी आप बात करते हैं कि संस्कृत बड़ी ही वैज्ञानिक भाषा है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि संस्कृत की ध्वनि वैज्ञानिक है, उसका व्याकरण वैज्ञानिक है, काफी हद तक है, लिपि वैज्ञानिक है। अगर आपको टाइप करने को दे दिया जाए तो अंग्रेजी वाला टाइप अगर करना हो तो 26 अक्षरों में किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, और ऊपर नीचे मात्राएं इधर उधर चढ़ानी पड़ती, तब कितने संकट आते हैं आपको देखना। लिपि वैज्ञानिक नहीं है। और एक संकट पहला नीचे दूसरा संकट शुरू होता है साहित्य की दुनिया से। एक सवाल, तेज पठन भी सही है? हाथ उठाएं। ये शोभा नहीं देता। ये संस्कृत बोलने वाले लोगों के बीच में असंस्कृत व्यक्ति बोल रहा हूं और फिर भी नहीं हाथ उठ पा रहे हो, इतने सुने लोगों के उठ पा रहे। सही है? पे पठता सही है या गलत है? कुछ एक मध्यम स्वर आया कि गलत है, और गलत इसलिए उनको ख्याल में आया क्योंकि लिंग भेद से बड़े ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। उनको ख्याल नहीं आया कि साते ताह भी होता है, सतोते ही नहीं होता। ये आप लिंग पर इतना ज्यादा बल देने लगे और उसके लिए कोई नियम नहीं था। संस्कृतम नपुंसक लिंग है। स्त्री के लिए 3 पर्यायवाची मैं आपके सामने रखता हूं और तीनों 3 लिंग में चले जाते हैं। पत्नी स्त्रीलिंग है, दारा पुल्लिंग है और कर्म नपुंसक लिंग है। गलत है ये। लिंग की ये व्यवस्था साहित्य के लिए तो ठीक थी, आपको सिमेट्री दिखानी, लेकिन जब भाषा तकनीकी रूप लेने लगे, जब भाषा वैज्ञानिक होने लगे, तो उसके साथ पहली शर्त होती है कि एक शब्द का एक ही अर्थ होगा। फिर शिव सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसी चीजें नहीं चल सकती। और जितने ज्यादा पर्यायवाची होते चले जाएंगे, साहित्य का कोश तो बढ़ता जाएगा, लेकिन विज्ञान के हिसाब से वो संकट खड़ा होता जाएगा। फिर आप अणु या परमाणु के लिए, एटम या न्यूक्लियस के लिए कोई अलग शब्द नहीं करते, क्योंकि वो एक शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये संकट शुरू हो जाता है। संस्कृत के साथ एक तीसरा संकट है। संस्कृत में ज्ञान जिन लोगों के पास था, प्रयोग किसी दूसरे से आपके पास चला गया। शर्मा जी और विश्वकर्मा जी दोनों अलग अलग हो गए। जिनको ज्ञान आता था वो दर्शन देते थे, और तकनीक किसके पास थी? तो विश्वकर्मा जी के पास थी। ये गलत है। कहने को कह लीजिए कि अंग्रेज आए और पढ़ के चले गए और अपने यहाँ प्रयोग कर लिए, आप क्यों नहीं कर पाए? जब तक आप प्रयोग कर रहे थे तब तक आप आगे थे। शून्यवाद अगर यहाँ पर 2000 साल पहले आ सकता था, तो कोई कारण नहीं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत विकसित करने में, सापेक्षिकता का दार्शनिक सिद्धांत पहले विकसित हो सकता था, तो वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित करने में 2000 साल बाद आइंस्टीन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रयोग की ये पूरी कितने ऐसे संस्थान, और एक होसा हल्दी करके था बगल में ही कहीं, वहां आज भी अधिकांश लोग संस्कृत बोल लेते हैं। संस्कृत उतने लोगों तक अगर सीमित रह गई हो, इसमें मुझे बड़ा संकट नहीं है। लेकिन जब भी आप, जैसे आपकी जो उद्घोषिका थी, वो बार बार संस्कृत और संस्कृति को एक कर रही थी, यह एकीकरण मन की भ्रांति है। संस्कृत पढ़ लेने से अगर संस्कृति बच जाती, बच जाने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन बचने की अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती। मैं एक उदाहरण दूंगा। ये कहानी एक सूफी कहानी है, लेकिन कुछ हद तक चरितार्थ होती है। एक कहीं मौलवी साहब जा रहे थे और अचानक दूर देखा तो एक आदमी कुछ हू हू करके कोई मंत्र जप रहा था। उन्हें लगा कि ये मंत्र गलत पढ़ रहा है। उन्होंने जाके कहा कि मंत्र हू और हू नहीं है, बल्कि अल्लाह या हू है।
जो भी शब्द रहा उन्होंने, मैं ठीक से नहीं जानता। उस आदमी ने जो मंत्र जप रहा था उसने पैर पकड़ दिए उनके। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों से नाहक ही जप किए जा रहा था, आज आपने मुझे सुधार दिया। उसके बाद कहीं उस नदी बगल में छिछली सी नदी थी, वो नदी को नाव से पार करते हुए मौलवी साहब पार जाने लगे। अचानक देखे तो वो आदमी भागता हुआ आ रहा है और कहा कि वो साहब आपने जो बताया था मैं फिर से भूल गया, जरा सुधार दें। और वो थोड़ी देर बाद चौंके कि वो आदमी पानी पर भागता हुआ आ रहा है। मंत्र की शक्ति ये थी कि वो जो जप लेता, जो सिद्ध कर लेता, वो पानी पर चलने लगा। तो जो शुद्ध पढ़ने जानता था वो सिद्ध नहीं मिल पाया, और जो अशुद्ध पढ़ता था वो मरा मरा जब के सिद्ध हो गया। आप संस्कृत में जब भी पढ़ रहे होते हैं तो वाल्मीकि श्रेष्ठ दिखते हैं, व्यास श्रेष्ठ नहीं दिख पाते। माघ भारवी पढ़ने में, बाणभट्ट को पढ़ने में बल पड़ता है, कालिदास में प्रवाह है, जीवन है। संस्कृत को बोलना अलग बात है, संस्कृत को जीना अलग बात है। हमने जीवन को खत्म करने के सारे उपक्रम तय किए, उसको जीने की विधा बनाना पड़ेगा। और वो विधा जरूरी नहीं कि उस धोती कुर्ते और उत्तरीय से ही होकर निकल कर आए। और जो चीजें आपको दिखती हैं वो भी कभी संस्कृत का हिस्सा नहीं है। ये कुर्ता तुर्कों में पहनना शुरू किया था, आपको लगता जरूर होगा कि ये उसी दुनिया की चीज होगी जो हमारी पुरानी चल रही होगी। एक विचार हुआ था हीगल, शायद कुछ लोगों पॉलिटिकल साइंस या फिलोसफी पढ़े हो तो जानते हैं। तो उसने विकास का एक ट्रिक दिया था। वो कहता है कि हर चीज जब आती है तो उसके विरोध में कोई चीज आएगी, उसको कहता था थेसिस, और बाद में विरोध में आएगी एंटीथेसिस। फिर कहता था कि इनको समन्वित करते हुए कोई तीसरी चीज आएगी, उसको सिंथेसिस। अगर एक बार कोई भाषा अगर धारण करना हो तो कहीं ना कहीं किसी धातु का उपयोग करना पड़ता है, जरूरत है किसी और भाषा की। साथ में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी को अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा लीजिए। जिस दिन वो दिन था जब संस्कृत की नेशनल लैंग्वेज हुआ करती थी, यहां से जब जाते थे, अगर बुद्ध भले ही पाली में बात करते हो, महावीर भले ही प्राकृत में बात करते हो, लेकिन जब श्रीलंका तक पहुंचाना होता था तब संस्कृत में ही बात करके जानी पड़ती। दक्षिण भारत में तभी तमिल बोली जाती थी, तभी कन्नड़ थी और मलयालम जैसी चीजें थी, लेकिन तब आप जाते थे और वहां अगर बातचीत के लिए कोई माध्यम चुनना होता था तो संस्कृत ही चुनना होता है। लेकिन संस्कृत को भारवी के नारिकेल, भारवी के लिए कहा था, शायद भूल लिया, भारवी का पता नहीं है कि नारियल जैसा जब कठोर बना रहे हो तो ध्यान जरूर रखिएगा कि सरस्वती कभी इतनी नीरस नहीं थी। जिसने उसके हाथ में वेद के साथ वीणा थमाई थी और हंस के साथ कहीं मोर थमाया था, तब उसने ध्यान रखा था कि वो संगीत की भी देवी है, कला की भी देवी है। संस्कृत को कला बनाइए, ज्ञान से बढ़ाइए। हमारी जुड़े हैं और बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे हैं, उनका सम्मान करना चाहेंगे। सच है कि प्रतिभा ऐसी खुशबू होती है जो सुपारी नहीं चुभती और दवाई नहीं दबती, मुश्किलों की लाख दीवारों के पार भी अपना मुकाम बना ही लेती है। लेकिन ये भी सच है कि प्रतिभा को सम्मान, संबल और धूमधाम से सीखने की जरूरत होती है, ताकि इनके हौसले बुलंद हो और ज्यादा विश्वास के साथ ये मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ा सके। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान आज हम यहाँ राजश्री सम्मान समारोह में करना चाहेंगे। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर कृष्णकांत जी पाठक साहब से आप इन प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट करें। समारोह की अध्यक्षता कर रहे वासुदेव जी साहब से निवेदन कर रहे हैं। और भारद्वाज साहब से निवेदन करना चाहेंगे इन प्रतिभाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मान।